आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा की बिहार शरीफ और सासाराम में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर एआईएमआईएम की तरफ से बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। ओवैसी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार को दंगे का कोई अफसोस नहीं है। नालंदा एक संवेदनशील जिला है, फिर भी वहां अशांति थी, लेकिन नीतीश कुमार को दंगे का कोई पछतावा नहीं है और साथ ही से पूरी तरह सरकार की नाकामी उन्होंने बताया है। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। तो सियासत का अपना नजरिया है और इन सब के बीच सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के बाद प्रभावित इलाकों में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी है। बाजार में आम दिनों की तरह चहलकदमी हो गई है, लोग आसानी से अपने जरूरी कामों को निपटा रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर जाम की स्थिति भी होने लगी, फल मंडियां गुलजार हो गई। हालांकि संवेदनशील इलाकों में अब भी प्रशासन की नजर है और बाजार का जायजा लिया अजित कुमार ने। रामनवमी के बाद सासाराम में दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति काफी सामान्य हुई है। मैं हूं अभी सासाराम के रेलवे स्टेशन के पास और आप देखिए किस प्रकार यहां पर रेलवे स्टेशन के पास जो है यात्रियों का आना जाना हुआ है और चहलकदमी बढ़ी है। ये सासाराम का इलाका है और सासाराम का ये धर्मशाला रोड भी है, पास में ही धर्मशाला रोड है। आप देख सकते हैं कि जो आम दिनों की तरह जो दिनचर्या है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जाम की जो स्थिति यहाँ हमेशा अमूमन रहती है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहती है और ये पिछले 2-3 दिनों से ऐसा नज़ारा नहीं था। यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब स्थिति आप देख सकते, कैमरे में साफ आपको दिखेगा किस प्रकार जो है सामान्य तरीके से जनजीवन पटरी पर लौटी है और लोग जो हैं अपने अपने दिनचर्या के काम में लग गए हैं। तो पूरा इलाका जो है पिछले 2-3 दिनों तक काफ़ी प्रभावित रहा, लेकिन अब जाकर स्थिति जो है पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया है। जो दुकानें हैं वो भी अब सामान्य रूप से खुल रही हैं और जो है खरीदारी है वो सब चीज़ होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो दिनचर्या थी वो पटरी पर लौट आई है। क्या आप कैसा है यहाँ का समय? यहाँ का धर्मशाला का माहौल बहुत बढ़िया है। तो कैसा था उस समय तो था कि भगदड़ हो गया था, जो शुरुआत दिन का था। अब नहीं है उसका। कैसा काम धाम शुरू हो गया? सब बढ़िया से काम चालू है। क्या कहना चाहेंगे आगे कैसा हो समय? सब समय से अच्छा रहे और बढ़िया से हो जाए आदमी। सबको लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना चाहिए। अब कोई लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं। दुकान दौरी वाला आदमी बेचारा गरीब कहाँ जाएगा, किस तरह जिएगा जब दुकानें सब बंद हो जाएगा? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पड़ेगा। अमन है, इनका फल का दुकान है और आप देख सकते हैं कि इनका भी कहना है, ये दुकानदार हैं, फल बेचते हैं, लेकिन ये संदेश दे रहे हैं कि अब जो है ज़्यादा उपद्रव मचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, शांति से रहने में ही भलाई है और शांति एक बार फिर सासाराम में लौट आई है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। सासाराम से अगली खबर, जहां रामनवमी के जुलूस के बाद हुए उपद्रव के बाद अब स्थिति सामान्य है। आम जनजीवन पहले जैसा हो गया है और अभी स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। जिंदगी पटरी पर लौट आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के कारण पूरा शहर तबाह रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे का जायजा लिया अजित कुमार ने।
शुक्रवार के बाद सासाराम शहर में जो उपद्रव फैली और उपद्रव के बाद जो हंगामा हुआ, उसके बाद अब स्थिति जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सासाराम का माहौल जो है वो सामान्य होने लगा है। सासाराम का ये मुख्य चौराहा है और ये मुख्य चौराहा जो है पोस्ट ऑफिस चौराहा है और मैं आपको वहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ कि दिनचर्या अब सामान्य हुई है। शुक्रवार के बाद स्थिति काफ़ी विकट हो गई थी और लोग जो हैं काफ़ी कम संख्या में घर से निकल रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो है जनजीवन सामान्य हुआ है। मैं अभी समाहरणालय के पास हूँ, आप देख सकते हैं कलेक्टेरिएट का है और यहाँ पर के अलावा तमाम अधिकारी बैठते हैं और पूरी तरह जो स्थिति है सामान्य हुई है, दिनचर्या सामान्य हुआ है और लोग जो है अपने काम धाम में लग गए हैं। आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं जो कल तक मुश्किल से खुल पा रही थी वो दुकानें अब खुल रही है। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है बाबू? आप यहाँ क्या स्थिति है? ठीक है, दुकान खोल रहे हो? हाँ। क्या नाम है? जयप्रकाश। अब पहले दिक्कत था, 2-3 दिन? हाँ, दिक्कत तो था। डर लग रहा था? डर क्या लगेगा? अब कैसा माहौल है? ठीक है। अब जो लोगों का कहना है कि अब स्थिति काफ़ी सुधरी है, पहले के बनिस्पत स्थिति अब सामान्य हुआ है और लोग जो हैं वो अपने पुराने दिनचर्या में लौट आए हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां के दौरे पर जाने से रोक लगाए जाने की खबरों पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि प्रशासन ने मेरे दौरे पर रोक नहीं लगाई थी। हालात को देखते हुए समर्थकों और अधिकारियों ने सासाराम नहीं जाने की सलाह दी। नहीं, जिला प्रशासन के द्वारा कोई रोका नहीं गया, क्योंकि हम लोग जिम्मेवार पद पे हैं, जिम्मेवारी बनती है, आचार संहिता लगा हुआ है, आपको जानकारी है, कल काउंटिंग भी है एमएलसी के चुनाव को। तो मैं खुद सोचा और लोग भी जो हमारे पार्टी के हैं, संगठन के, महागठबंधन परिवार के या जो भी समाज सेवी हैं, कुछ लोगों से हमारी बातें भी हुई, उन्होंने भी कहा कि आचार संहिता जब आप आइएंगे तो दोनों समाज आपके चाहने वाला भीड़ तो हो ही जाएगी, आचार संहिता का उल्लंघन होगा। फिर हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने अपना राय दिया, बाकी उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जैसा आप कहें आना हो आए, आपकी मर्जी की बात है। तो मैंने ये ध्यान रखा कि निश्चित तौर पर जाने के बाद तो भीड़ हो ही जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया। अजीत शर्मा ने कहा कि अब जब भी चुनाव आता है बीजेपी जनता को लड़ाकर चुनाव में उसका लाभ लेने की कोशिश करती है। दरअसल कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार शरीफ में हुए हिंसा के मामले की जांच करने पहुंचा था और जांच के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस उपद्रव के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन बिहार की जनता इसके झांसे में नहीं आने वाली है। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, इस सबका बिल्कुल हाथ है। मुझे जो लगता है ये लोग जानबूझकर चुनाव में फायदा लेने के लिए किया है कि हिंदू मुसलमान को अलग कर। कि मैं आपको बता दूं ये बिहार की धरती है, कोई भी हिंदू मुसलमान जब तक कांग्रेस की जो विचारधारा है, हम लोग सभी जाति सभी समुदाय को लेकर चलते हैं, आगे भी लेके चलते रहेंगे। उनका जो ये नीति है वो हम लोग कायम नहीं होने देंगे और हम लोग सबको चाहेंगे कि अपील करेंगे सब लोग मिलजुल के रहिए। ये जानबूझ के चुनाव को ऐसी घटना घटते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बिहार में योगी मॉडल लागू करने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। महागठबंधन के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ से बिहार को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को बिहार से सीखने की जरूरत है। प्रदेश बलवे और बलवाइयों से मुक्त हुआ है, उसका एक ही कारण है कि वहां पर जो है वो सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया, और उस सबक और संदेश का नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल के सीखचों में है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। हम तो बिना मांगी सलाह देंगे कि कम से कम जो है वो कुछ छोटी सी ट्रेनिंग ले लो, टाइम लेकर के उनसे। बिहार को कम से कम सीखने की जरूरत नहीं है। बिहार जो है सांप्रदायिक सौहार्द का, भाईचारा का और सद्भाव का जगह है, और बिहार में सिखाता है किसी को, बिहार सीखता नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर प्राचीन काल में एक से बढ़कर एक मतलब विश्व गुरु है। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब बीजेपी नेता बिहार में भी उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को योगी मॉडल बिहार में स्थापित करना चाहिए, तभी यहां की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। कि सासाराम और बिहार शरीफ में जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है, अगर बिहार में योगी मॉडल की सरकार होती तो लोग हिम्मत नहीं करते इस प्रकार की घटना करने का। और आज बिहार
आज इसी का आज दंश झेल रहा है। और इसीलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा सलाह है कि बिहार में अगर हो सके तो योगी मॉडल आप लागू कीजिए, हालांकि आपके बस में है नहीं। लाल किले पर झंडा आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर फहराते हैं आने वाले दिनों में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पटना में इफ्तार पार्टी पर लगाए गए एक पोस्टर से बिहार में सियासत गर्म हो गई। शाम को फुलवारी शरीफ में जो इफ्तार पार्टी हुई जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, उसका बैकग्राउंड लाल किले वाला था। इफ्तार पार्टी में लाल किले का पोस्टर लगाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। सीएम जहां इफ्तार के लिए बैठे, ठीक उनके पीछे लाल किले का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, जिससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार लाल किले के प्राचीर के नीचे बैठकर इफ्तार कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद अनवर साहब और जनाब खुर्शीद हसन साहब, अगला मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार होंगे। तो ये एक लाल किले वाले पोस्टर को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि व्हाइट हाउस के सामने नीतीश कुमार का पोस्टर लगाने से वे अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे। की तस्वीर लगाकर नीतीश कुमार की फोटो लगा दे तो उससे प्रधानमंत्री को थोड़ी बन जाता है। बात अलग है कि नीतीश कुमार का सपना है कि 1 घंटे के लिए भी क्यों न हो, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन ये उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। और देखिए, बैनर लगाने में क्या लगता है, 500 रुपया में एक बैनर लगता है। 2000 रुपया खर्चा किया, 5 बैनर लग गया, मीडिया पर चर्चा करने लग जाते हैं। अब ताजमहल के सामने कोई फोटो खिंचवा ले तो ताजमहल का मालिक नहीं ना बन जाता है। या कल कोई व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार का होर्डिंग लगा दे कि खड़े नीतीश कुमार, तो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं ना बन जाता है। और इनको पूछता कौन है। तो लाल किले के साथ सीएम नीतीश का पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, वो चाहे तो मस्जिद में ही अपना ऑफिस खोल दें, उन्हें कौन मना करेगा। अगर डिजिटल लाल किला बना करके ख्वाब में जाए, उनको बधाई दे, तो उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा। चाहे तो वो मस्जिद में ही अपना ऑफिस खोल दे, कौन मना करेगा। लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है, क्या बिहार में किसी भी तजिया के जुलूस में, किसी कोने में, देश में एक पत्थर भी हमने फेंका है, हिंदुओं ने फेंका क्या? तो क्या हमें अब ये राइट आप कोई बताएगा कि इधर मुस्लिम आबादी है, इधर से नहीं जाओ, इधर से जाओ। इसी के दिन के लिए 47 में देश का बंटवारा हुआ था हिंदू और मुसलमान पर। आज नीतीश कुमार जी, नालंदा जलता रहा, सासाराम जलता रहा, और इन्होंने हिंदुओं को बचाने का काम नहीं किया, मरने के लिए छोड़ दिया। नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की सियासी साख लगातार घटती जा रही है। अब हमको लगता है कि वो बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो इनको लाल किला का सपना दिखा रहा है, तो पिछले बार इनको कीड़ा काटा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार 0 सीटें जनता देगी, इतना गारंटी देता हूं। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? किस मॉडल के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी देश की जनता के सामने? क्या बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे, या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे, या जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, या बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर? क्या मॉडल देश की जनता के सामने रखेंगे? लाल किले के साथ सीएम नीतीश की तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश अच्छे व्यक्ति हैं, इनमें कोई राय नहीं, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं उसका जवाब 2024 में मिलेगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है तब यह फैसला होगा।
प्रभावी नेता हैं नीतीश जी, इसमें कहाँ किसी की दो राय हो सकती है। लेकिन ये अभी समय नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं या लोग जानना चाह रहे हैं, तो उस सवाल का उत्तर तो 2024 में मिलेगा। 2024 में पहले एक तो सब लोग मिलजुल के मोदी सरकार की विदाई करें, विदाई करने के बाद जो वहाँ गठबंधन की अगर सरकार बनने की स्थिति आती है तब तो ये फैसला होगा। तो लाल किले वाले पोस्टर से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। पोस्टर को लेकर जहां बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला, वहीं महागठबंधन ने अपने नेता का बचाव किया। बिहार के सभी लोग, 2.5 करोड़ यहाँ के मुसलमान, 11 करोड़ और लोग, सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश को लीड करें। और मुझे हैरत है कि क्यों लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या बिहार के लोग देश को लीड नहीं कर सकते हैं क्या? दंगा फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कभी इतिहास में रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, वही हाल बिहार का है कि पूरा बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री जी आराम से दिन में सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे और उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उस तरह का कटआउट लगा लेते हैं। कटआउट लगाने से कोई प्रधानमंत्री बनता है क्या? कोई शेर का खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं हो सकता है। वही स्थिति है बिहार की कि बिहार में लोग दिन में सपना देखते हैं। जो आदमी मुख्यमंत्री पुनः नहीं बनेगा वो आदमी प्रधानमंत्री को ख्वाब देख रहा है। चुनाव सर पर है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नेता को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर उनके शुभचिंतक, उनके कुछ मित्र उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? जेडीयू के नेता एमएलसी खालिद अनवर साहब ने एक पोस्टर लगाई है, आदरणीय मुख्यमंत्री का देश इंतजार कर रहा है। इसमें तो अच्छी बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, योग्यता है, वो अनुभव है, तो देश का नेतृत्व करें और माननीय प्रधानमंत्री बने। इनसे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में अगर आप इलाज करवाने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पीएमसीएच में एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। यहां अस्पताल के अंदर वार्ड तक जाने के लिए मरीजों को काफी मुश्किल सहनी पड़ती है। दरअसल पीएमसीएच का नया भवन बन रहा है, लेकिन उसके पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की तस्वीरें हैरान करने वाली है। एक तरफ जहां देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल बन रहा है, दूसरी तरफ जो एलएनटी कंपनी है उसने रास्ता बंद कर दिया है। नतीजा जो पुराना इमरजेंसी भवन है, साथ ही आरएसपी वार्ड है और जो नया इमरजेंसी भवन है, उसके बीच में जो संपर्क है वो पूरी तरह से एक कहें तो टूट गया है। और आप देख सकते हैं कि महज 3 फीट का ये रास्ता बचा है और इसी के सहारे चाहे वो मरीज हैं या फिर परिजन हैं, वो इस वार्ड से उस वार्ड तक सफर करते हैं। चाहे जांच कराना हो या फिर इलाज कराना हो, काफी मुश्किल होती है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तो ये है कि देख सकते हैं जो डेड बॉडी है वो ठेले पर ढोए जा रहे हैं। ये देखिए 2-2 डेड बॉडी है, लावारिस बॉडी है और ठेले पर ढोए जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। यानी पोस्टमार्टम तक जाने के लिए ठेला का सहारा लिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की। ठेला पर क्यों जा रहा है बॉडी? रास्ता है, दिक्कत है, इसलिए रास्ता अथी बन रहा है, उसमें रास्ता नहीं है जाने वाला। एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा। एम्बुलेंस आ सकता है, देखिए ना। सबसे परेशानी है ये हैं? कब से परेशानी है? 10-15 दिन से कोई रास्ता नहीं निकला अभी तक। रास्ता घुमा के जाएगा तो उतना दूरी कैसे घूमेगा, गोल घर होते हुए। मजबूरी में ठेला पर ले जाना। मजबूरी में। मरीजों को अगर पुराना इमरजेंसी वार्ड जाना पड़े, आरएसपी वार्ड जाना पड़े, तो देख सकते हैं कि हालत कैसी होती है। यहाँ भी देखिए आप, यूरेटर लगा हुआ है और यहाँ देखिए जो महिला मरीज हैं किस तरह से परिजन उनको हाथ पकड़कर पैदल ला रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है। सही समय से तक ट्रीटमेंट बंद कर दिया है, नर्स सब नहीं काम, रास्ता बंद कर दिया। बहुत घूर के गाड़ी लेके जाना पड़ता है, सब भाड़ा देर लगता है। बड़ा परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? एजेंसी वार्ड में जा रहे हैं जी। रास्ता नहीं है? रास्ता कहाँ नहीं दिख रहे हैं, कोई तरह का किस तरह का सुविधा नहीं है, बताइए। आगे से परेशान हो रहा है ना। कुल मिलाकर ये कहें कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, एक तरफ जहां बड़ी सौगात देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ रास्ता बंद है। क्या परेशानी हो रही है? गाड़ी का बहुत परेशानी होता है, बच्चा वार्ड में गाड़ी लगाना पड़ता है, वहाँ से फिर आते हैं। मरीज कैसे जाना है? मरीज आते हैं, उधर से आते हैं, काफी दूर। मरीज वहाँ जाना रहेगा, क्या करेगा? ये स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, कुछ लोग हाथ में उठा के लेके आते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, एक तरफ जहां बड़ी सौगात देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ रास्ता बंद है। क्या परेशानी हो रही है?
गाड़ी का बहुत परेशानी होता है, बच्चा वार्ड में गाड़ी लगाना पड़ता है, वहाँ से फिर आते हैं। मरीज कैसे जा रहा है? मरीज आते हैं, उधर से आते हैं, काफी दूर। मरीज वहाँ जाना रहेगा, क्या करेगा? ये स्ट्रेचर पे लेके आते हैं, कुछ लोग हाथ में उठा के लेके आते हैं। शिक्षक का साफ कहना है कि एल&टी कंपनी ने उनसे परमिशन नहीं लिया है और बगैर परमिशन का रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। ऐसे में परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।